हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है करंट अफेयर की आज के लेक्चर में। आज है 2 दिसंबर और ये करंट अफेयर है एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूपीएससी या फिर जो भी आने वाले करंट में एग्जाम है। आप हर जगह ये करंट अफेयर उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये कोई छोटी 8-10 मिनट की वीडियो नहीं है, ये एक थोड़ी लेंदी वीडियो है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर पढ़ाऊँगी, जिससे कि आपको सिर्फ रटना ना पड़े, आपको करंट अफेयर भी समझ में आए और आपको वो ज़्यादा वक्त तक रिटेन रह पाए, ताकि आज से 6 महीने बाद भी एग्ज़ाम हो तो उस वक्त आपको ऐसा ना लगे अच्छा ये पढ़ा तो था लेकिन ऑप्शन भूल गए। आपको एक पूरी स्टोरी याद होगी जिससे आप इजीली अपना आंसर लगा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मार्कोस कमांडो आर डिप्लॉयड एट विच प्लेस। तो अभी क्या हुआ है, मार्कोस कमांडो को कहीं डिप्लॉय किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उन्हें कहाँ डिप्लॉय किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लद्दाख। जी, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लद्दाख। लद्दाख में अभी डिप्लॉय किया गया है। और क्यों डिप्लॉय किया गया है इसका रीज़न आप लोग जानते हैं। लद्दाख जो है आपका इंडिया एंड चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पर आपका लद्दाख सिचुएटेड है। और अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन थी करीब जून जुलाई से, जब से कोरोना वायरस का इफेक्ट आया है तब से चाइना ने वहाँ पे इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दी है, जिसको हमारे सोल्जर्स ने बहुत अच्छी तरह से काउंटर भी किया था और अभी भी कर रहे हैं। और अभी नवंबर में क्या हुआ था कि जो दोनों देश की आर्मीज थी, दोनों देश के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में डील हुई थी और दोनों ने डिसाइड किया था कि अपने अपने आर्मीज को थोड़ा बैक स्टेप कर लेंगे, पीछे कर लेंगे। मगर चाइना अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं, वो फिर भी कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करे जा रहा है, कुछ ना कुछ करता रहता है आए दिन। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में था कि उन्होंने कुछ माइक्रोवेव वेपन यूज़ किए हैं जिसमें रेडिएशन वो रिलीज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पे ट्रीटी है, आप डायरेक्ट वेपन यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आर्म्स लेके नहीं जा सकते, आप आर्म्स अलाउड नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे उन्होंने माइक्रोवेव वेपन यूज़ किए हैं, शायद चाइना ने, ऐसा भी कुछ न्यूज़ था। तो फिलहाल क्या किया है अब गवर्नमेंट ने, ये जो मार्कोस कमांडोज होते हैं, मार्कोस कमांडो जो हैं, इनको डिप्लॉय कर दिया है लद्दाख रीजन में। कहाँ पे? लद्दाख रीजन में। अब सवाल ये उठता है कि मार्कोस कमांडो और अपनी जो आर्मीज के आर्मी है उसमें फ़र्क क्या है। तो सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मार्कोस कमांडो में जो फ़र्क होता है कि इनकी बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करवाई जाती है इनका मार्कोस कमांडो बनने से पहले। करीब 1000 लोगों में से कोई एक सिलेक्ट होता है, और वो 1000 लोग जिनमें से ये एक सिलेक्ट होता है, वो 1000 कौन होते हैं? वो भी ऑलरेडी आर्मी पर्सन्स होते हैं जो ऑलरेडी बहुत आर्मी की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लेकर आ चुके होते हैं। तो इन आर्मी के जो पर्सन्स होते हैं इनमें से भी कोई एक सिलेक्ट होता है और उसको फिर आगे ट्रेन किया जाता है और वो जाके मार्कोस कमांडो बनता है। बहुत एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इनकी होती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मार्कोस कमांडो कौन होते हैं। ये जो होते हैं 1000 में से कोई एक सिलेक्ट करके और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे के जो कमांडर्स बनाए जाते हैं, ये हमारी तीनों जो हमारी आर्मीज हैं, चाहे वो हमारी थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, जिसे आप कह सकते हैं हमारी आर्मी है, चाहे वो हमारा एयरफोर्स है, चाहे वो हमारी नेवी है, हर जगह इस तरह के कमांडोज होते हैं। जो हमारी आर्मी है, आर्मीज में ऐसे कमांडो को कहते हैं पैरा। सिर्फ पैरा आप इसको पैरा मिलिट्री से मत कंफ्यूज कीजिएगा, पैरा मिलिट्री नहीं है, ये सिर्फ पैरा है। इन कमांडोज का नाम, जो हमारी थल सेना है आर्मी, उसमें इन कमांडोज का नाम होता है पैरा। जो हमारी आईएएफ है, एयर फोर्स है, उसमें इन कमांडोज का नाम होता है गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़, अभी अपना एक गरुड़ वो भी आया है, एक व्हीकल आया है। तो ये गरुड़ आपका आईएएफ में जो होते हैं कमांडोज, उनका नाम होता है गरुड़। और जो हमारे नेवी के कमांडोज होते हैं, ये नेवी वाले, इनका नाम होता है मार्कोस। ओके, तो ये बहुत स्पेशल और बहुत ट्रेन होते हैं। और ये इतने ट्रेन होते हैं, आप ये समझिए कि जो यूएसए की सबसे ट्रेंड जो फोर्स है, जो यूएसए की सबसे एक मानी जाती है सबसे ज़्यादा रफ एंड टफ जो कमांडोज माने जाते हैं यूएसए जैसे स्टेट में, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं हमारे यहाँ के मार्कोस। हालांकि इनको बनाया जो गया था, जब मार्कोस को बनाया गया था तो बनाया उन्हीं की हेल्प से गया था, मगर अब ये इतने ज़्यादा अपने आप में सक्षम हो चुके हैं, इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रेन कर लिया है, इतनी टेक्निक अपने आप बना ली है और सीख ली है कि अब ये दूसरे देशों के कमांडोज को ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि यूएसए के देश में। आप जानते होंगे कि जो हमारे 26/11 अटैक हुआ था, 26/11 वाला मुंबई अटैक जो था, ताज होटल वाला,
तो उसमें भी जो बाद में अंदर गए थे कमांडो जिन्होंने उन टेररिस्ट को मारा था, पकड़ा था और लोगों को बचाया था, तो वहाँ पे भी ये मार्कोस कमांडो का ही यूज़ किया गया था। आप ये समझिए ये इस तरह के होते हैं कि जब आपका ये LTTE जो है आपकी श्रीलंका में जिनका इन्वॉल्वमेंट राजीव गांधी जी की हत्या से भी जिनका इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, क्या प्रूव भी है वो चीज़, तो वो जो LTT ग्रुप था जब उसने श्रीलंका के नॉर्थ एरिया पे जब कब्जा कर लिया था, तब उसको बचाने के लिए इंडिया से जो फोर्स गई थी, तो वो भी ये मार्कोस कमांडो गए थे और इन्होंने बखूबी अपना काम किया भी था। और सोचिए ये कैसे गए थे, जब उन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ था नॉर्थ श्रीलंका को, तो वहाँ से बाई रोड आप नहीं जा सकते थे, बाई एयर आप नहीं जा सकते थे, तो ये समुंदर के अंदर से गए थे, वो भी 12 किलोमीटर। सोच रहे हैं आप लोग, समझिए ज़रा, 12 किलोमीटर डीप समुंदर में, 12 किलोमीटर डीप ये इंडिया से लेके श्रीलंका तक की जो दूरी है इन्होंने तैर के पार करी थी और तैर के पहुंचे थे श्रीलंका और वहां जाके श्रीलंका को LTTE से फ्री कराया था। तो ये देखिए इनके कुछ स्पेशल चीज़ें दे रखी है कि कब कब इनका ज़रूरत पड़ी है, सबसे कब ये बने थे। सबसे पहले ये बने थे 1987 में मार्कोस बने थे जो कि नेवी में थे। ये देखिए लिखी है न्यूज़ में आई है, श्रीलंका लिट्टे के खिलाफ भी ऑपरेशन में कर चुके हैं मार्कोस। तो ये हमारी कब बनी थी, 1987 में बनी थी। ये आपसे नहीं पूछेगा कि ये कब बनी थी कब नहीं बनी थी, इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि फिलहाल मार्कोस कमांडो का यूज़ कहाँ यूज़ किया गया है, तो वो यूज़ किया गया है लद्दाख में। आपको बता इसलिए रही हूँ कि मार्कोस नेवी क्या होती है, ताकि आपको पता चले कि लोग कितनी मुश्किल सिचुएशंस में भी रह रहे हैं और फिर भी अपने देश के लिए सर्व कर रहे हैं, तो हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए। तो ये देखिए ये सिर्फ कितने होते हैं, 5 या 6 हज़ार लोग होते हैं, 2-3 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कि इनको कई दिन तक भूखा रखा जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है, ताकि ये भूख को बर्दाश्त कर सकें। सोने नहीं दिया जाता है और 40 डिग्री -40 डिग्री में 11 किलोमीटर, -40 डिग्री समझ जाइए आप, वहाँ हिमालय की तरफ, वहाँ पे -40 डिग्री में 11 किलोमीटर की ऊंचाई से इनको नीचे फेंका जाता है। और इनको पैराशूट खोलने की अनुमति नहीं होती, आप अपना पैराशूट नहीं खोल सकते। कब खोलेंगे पैराशूट? जब आप सिर्फ 11 या 8 किलोमीटर की जब ऊंचाई पर रह जाएंगे, तब आपको पैराशूट खोलने की अनुमति है, जिससे कि आप में और आपको वो पैराशूट खोलना होता है सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर, क्योंकि अगर आप ज़्यादा 8 किलोमीटर की ऊंचाई कितनी सी देर में इंसान कवर कर लेगा, तो इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी पैराशूट खोल सकें आपकी ऐसी ट्रेनिंग होती है। फिर और ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको बहुत ऊंचाई से ही पैराशूट खुलवा दिया जाता है। आपका एक ट्रेनिंग होती है जिसको कहते हैं जीप ट्रटा ट्रेनिंग, इसमें आपके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। हाथ पैर बांधने के बाद आपको समुद्र में फेंक दिया जाता है और फिर आपको तैरना होता है। मतलब हाथ पैर बंधे होने पर भी, सोचिए आपके हाथ पैर बंधे, आप कैसे तैरेंगे? फिर भी इन लोग को ये हाथ पैर बांध के भी तैर सकते हैं। और समुद्र में बिना ऑक्सीजन के 55 मीटर तक नीचे बिना ऑक्सीजन के भी ये 15 मिनट तक लड़ सकते हैं। सोचिए, हम तो 2-3 मिनट तक अपनी सांस नहीं रोक पाते पानी में, ये 15 मिनट तक सांस क्या रोकना, लड़ भी सकते हैं। और क्या करना होता है इनको, कीचड़ आपके बिल्कुल ऊपर, आपके यहाँ कमर तक आपकी कीचड़ भर दी जाती है और उस कीचड़ में आपको भागना होता है। और सिर्फ भागना नहीं होता है, इसमें 25 किलो का वजन लेके फिर भागना होता है। तो इस तरह की खतरनाक इनकी ट्रेनिंग होती है, तभी जाके कहीं मार्कोस और ऑपरेशन पर्सनल बन पाते हैं, मार्कोस कमांडो ये बन पाते हैं। और उसके बाद भी ये अपनी पहचान किसी को नहीं बता सकते, हमेशा ये अपना फेस कवर करके रखते हैं। ये अपने फैमिली मेंबर्स तक को नहीं बताते हैं कि हम मार्कोस कमांडो हैं। सोचिए कितना टफ ये काम करते हैं और स्टिल इन्हें कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, चाहते हैं कि हमें फेम मिले, इज्जत करें लोग और इतना कुछ हम उसमें अपना ज़िंदगी से चाहते हैं अपनी। मगर इन मार्कोस कमांडो को देखिए, इनकी इतनी टफ ट्रेनिंग के बाद इतनी टफ सिचुएशन में ये लड़ते हैं और सरवाइव करते हैं कैसे, और उसके बाद भी ये अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, किसी को नहीं बताते। इनकी फैमिली मेम्बर्स तक को इनके बारे में नहीं पता होता है कि ये मार्कोस कमांडो हैं। तो ये था मार्कोस कमांडो के बारे में। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो इन द वर्ल्ड? मतलब वो कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड में क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो कर रही है सबसे ज़्यादा। क्रॉस बॉर्डर मतलब कि ये हमारा इंडिया है, सपोज ये पाकिस्तान है,
यहाँ पे अफगानिस्तान है, ऐसी अलग अलग बहुत सी कंट्रीज़ हैं। तो अगर मेरा डेटा इंडिया का इंडिया में रहता है तो वो हमारा सिर्फ हमारे इंडिया में ही है। अगर हमारा इंडिया से डेटा चाइना जाता है या पाकिस्तान जाता है, या फिर हमारा डेटा इधर कहीं यूएस से जाता है या किसी और यूके जाता है, यहाँ किसी और कंट्रीज़ में जाता है, तो ये हमारे देश की बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है। हमारे देश की जो बाउंड्री है, हमारा डेटा उसे क्रॉस कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। तो अब ये इस वक्त जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, अब आपको सपोज कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, आप कोई भी एक आप सपोज कीजिए आपको कुछ भी ऐसी चीज़ मंगानी है जो इंडिया में नहीं मिलती है, जैसे बाइक्स हैं, लग्जरी कार्स हैं। अगर सपोज कुछ इंडिया में नहीं है, आप बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना डेटा वहाँ पे देंगे, अपना नाम पता एड्रेस सब देंगे, तो आपका डेटा उस कंपनी में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक देश से डेटा दूसरे देश में जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री है जहाँ पे डेटा फ्लो कर रहा है, या ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है, तो वो है चाइना। जी हाँ, चाइना के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा डेटा है, क्रॉस बॉर्डर डेटा। हर देश के लोगों का ज़्यादातर चाइना के पास डेटा है, और उसका रीज़न वही है, एक सिंपल कि चाइना में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह एक चाइना डेवलप हो गया, सारी कंपनीज वहाँ हैं। अब आपको कुछ मंगाना है अगर अपने देश में, तो आपको अपना नाम पता एड्रेस तो वहाँ देना ही पड़ेगा, अपना कुछ आइडेंटिफिकेशन कोड नंबर भी देना पड़ेगा। वो सब चीज़ें चाइना के पास इसीलिए सबसे ज़्यादा है। तो आप ये देखिए, जैसे चाइना एंड हांगकांग, हांगकांग इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, मतलब हांगकांग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, दो तरह के वहाँ पे सरकार चलती है, चाइना का होल्ड भी है मगर अपना अलग, उनकी गवर्नमेंट अलग चलती है हांगकांग वालों की। तो इन दो, अभी ये बहुत ज़्यादा इशू में भी रहा है, ये चाइना एंड हांगकांग इशू भी बहुत था हाईलाइट। तो इन दोनों में क्या है, 111 मिलियन एमबीपीएस का इन्होंने डेटा फ्लो करवाया है। अब आपका एमबीपीएस क्या होता है, आपका एमबीपीएस क्या होता है कि आपका जो भी डेटा फ्लो करता है, आप एक जगह से, सपोज ऐसे समझिए इसको, आपको मैंने बताया कि आपको एक कोई जगह है, आपको अपने घर से अपने स्कूल या कॉलेज तक जाना है, तो आप बताएंगे कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितना भी डिस्टेंस है। तो आपने उसको कैसे मेज़र किया, किलोमीटर में मेज़र किया। अब डेटा जो है वो एक नंबर्स की फॉर्म में होता है, तो ये जो डेटा का फ्लो होता है वो हम उसकी स्पीड में मेज़र करते हैं कि कितना डेटा फ्लो करा गया, तो उसका होता है बीपीएस, बिट पर सेकंड में, एक सेकंड में कितनी बिट गई, 0 1, इस तरह से आपकी ये बिट होती है, एक बिट 0 हो गई, फिर एक बिट 1 हो गई, तो आपकी कितनी बिट एक सेकंड में जा रही है। जैसे आपका इंटरनेट का स्पीड भी होता है, तो वो भी हम ऐसे ही देखते हैं एमबीपीएस में कि हमारी कितनी स्पीड आ रही है, कि एक सेकंड के अंदर हम कितना डेटा लोड कर पा रहे हैं, उससे आपकी स्पीड पता चलती है। तो आपका कितना डेटा फ्लो हो रहा है ये भी आपका कैसे पता चलेगा, एमबीपीएस से पता चलेगा। तो ये देखिए 111 मिलियन एमबीपीएस की स्पीड से आपका डेटा गया है चाइना के पास, पूरी दुनिया से। और उसके बाद आप देखिए यूएस से है, फिर यूके है, और इंडिया जो है, इंडिया की रैंक है 4th। ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो में इंडिया की क्या रैंक है, तो इंडिया की रैंक है 4th क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो में। ठीक है, मैं इसे ज़रा हाईलाइट करती हूँ, और इसे भी आप अपने नोट्स में नोट कीजिएगा ज़रूर कि इंडिया की रैंक क्या है। इंडिया की रैंक है आपकी 4th। कितना डेटा फ्लो हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंक इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक है 4th, और टॉप किया है किसने, चाइना ने, टॉप चाइना ने किया इसमें। तो ये देखिए, ये लिखा है कि कितना डेटा फ्लो हो रहा है, तो करीब 23% डेटा, पूरी दुनिया का 23% जो डेटा है वो आपका चाइना और हांगकांग की टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं उनका जो गेटवे है उसके थ्रू फ्लो करवा रहा है। और उसके बाद जो है वो आपका यूएस का नंबर आता है, मगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस है, यूएस और चाइना के जो डेटा फ्लो का डिफरेंस है। कभी आपका यूएस टॉप पर हुआ करता था, मगर अब तो भैया पता है आपको चाइना ही हर जगह चाइना चाइना ही दिख रहा है, चाहे वो कोरोना हो या कोई और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, चाइना आजकल हर चीज़ में आगे निकल रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपका ये डेटा फ्लो क्रॉस बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ होता है, चाइना के साथ। ये देखिए, ये आपका कुछ एग्जाम्पल पुराना दे रखा है, जैसे ये आपका 2001 का डेटा है। तो 2001 में क्या था कि आपका जापान और यूएसए, ये दोनों मिलके सबसे ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो करते थे। सबसे ज़्यादा जो डेटा होता था दूसरी कंट्रीज़ का वो इनके पास होता था, क्योंकि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग हब्स और कंपनीज यूएस से या जापान में होती थी। अब क्या हो गया है उसको देखिए, ये आपका चाइना का जो है, चाइना की सबसे ज़्यादा पावर स्प्रेड होती जा रही है। जैसे अब ये देखिए, सिंगापुर एक निकल के आ रहा है, जापान और यूएस का 2020 में आके जापान और यूएस का कम हो गया है। ये जो कंट्रीज है, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना,
इनका होल्ड अब ज़्यादा हो गया है डेटा फ्लो में। ओके तो आपका ये क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर डेटा कौन सी कंट्री के साथ फ्लो होता है, तो वो है चाइना। और इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 4। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अभी ये क्या हुआ है कि एक कोई देश है, उसकी क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड वालों ने वापस भेज दिया है, या फिर उनको न्यूजीलैंड आने से मना कर दिया, और उनको कुछ को आने से मना कर दिया, और बाकी जो आ गए थे उनको भी थ्रेट किया है, उनको भी धमकी दी है कि हम आपको वापस आपके टेरिटरी में भेज देंगे। तो वो कौन सी क्रिकेट टीम है जिसके साथ ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल सोच रहे हैं, ऐसी हरकत पाकिस्तान वाले ही करते हैं। तो ये पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की ही क्रिकेट, एक्चुअली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की अभी यहाँ गलती नहीं है, और न्यूजीलैंड की भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर ये जो हुआ है, ये केस हुआ है आपका कोरोना वायरस की वजह से। जो एक सेकेंड, जो ये टीम को वापस भेज दिया गया है, इसके पीछे जो रीज़न है वो है कोरोना वायरस, आपका ये कोविड-19। तो आपको पता है न्यूजीलैंड वो कंट्री है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ से कोरोना का लोकल ट्रांसमिशन को रोक लिया था। जो होस्ट कंट्री है न्यूजीलैंड को बोला गया है, द होस्ट कंट्री कौन सी है ये आपकी? ये न्यूजीलैंड को बोला गया है होस्ट कंट्री। तो यहाँ पर कोई भी लोकल ट्रांसमिशन का केस नहीं है, इन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ जो लोकल ट्रांसमिशन था उसको रोक दिया था न्यूजीलैंड वालों ने। तो और इनके यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, कोई भी बाहर से आता है तो उसको बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, और बहुत ज़्यादा क्वारंटीन के, आइसोलेशन के जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई केस नहीं है और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस पहुँचे या फिर लोगों के बीच में फैले। तो अब क्या हुआ था, जब ये क्रिकेट मैच था वहाँ पे और ये पाकिस्तान की टीम जब वहाँ पे गई थी, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको डिटेक्ट हो गया, जिनको डिटेक्ट हुआ था कोरोना वायरस है, तो वो पाकिस्तान में ही रुक गए थे। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको सिम्टम्स थे सिर्फ, लेकिन कोरोना वायरस के वो विक्टिम नहीं थे, लेकिन उनको सिम्टम्स थे, तो वो भी नहीं गए थे इस टीम के साथ, वो भी पाकिस्तान में रुक गए थे। मगर वो लोग जो टेस्ट जब पाकिस्तान में हुआ था वो लोग नेगेटिव शो हुआ था और कोई सिम्टम भी नहीं था, जब वो न्यूजीलैंड पहुँचे तब वहाँ पे उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। और उनका टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से क्या हुआ है कि न्यूजीलैंड ने कहा कि भाई ये तो हमारे रूल्स के खिलाफ है और हम आपको न्यूजीलैंड में एंट्री नहीं दे सकते, और शायद इसीलिए उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये है पूरा रीज़न कि क्यों वापस भेज दिया गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट टीम के साथ ऐसा हुआ है, अगर वहाँ कोई भी टूरिस्ट जा रहा है, किसी भी कंट्री से जा रहा है, वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अब जाहिर बात है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, ऐसे में अगर कोई देश ऐसा है जहाँ कोरोना वायरस नहीं है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे उनके यहाँ ऐसा कोई भी केस आए। तो उन्होंने टूरिज्म को बंद तो नहीं किया है, लेकिन जब भी कोई उनके यहाँ आता है तो वो बहुत अच्छी तरह से सारे टेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे से उनका क्वारंटीन उन्हें किया करते हैं, वो अपने यहाँ आइसोलेट करते हैं लोगों से, उसके बाद ही अलाउड है आपको वहाँ की पब्लिक के साथ घुलने मिलने का। तो इसीलिए जब ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कुछ लोग को पॉजिटिव पाया गया तो उनकी टीम को वापस भेजने के लिए कहा गया है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो ये बहुत एक अच्छा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि अभी एक इंडियन कंपनी है, उसने सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक मतलब दुनिया का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक नहीं बनाया है अपना। इंडिया में अभी तक इतना बड़ा कोई क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक नहीं था, तो उन्होंने अपना एक टैंक बनाया है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक सबसे बड़ा, और उन्होंने इसरो को गिफ्ट किया है। इसरो को वो डिलीवर कर दिया है, गिफ्ट नहीं किया है, डिलीवर किया है इसरो को। तो वो कौन सी कंपनी है? तो वो है आपकी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये वाली HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या करा है, अपना उन्होंने सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक बनाया है और वो उन्होंने इसरो को दे दिया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए कि एक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक होता क्या है और इसरो को क्यों दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट क्या होता है। कि क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक तो एक तरह से एक टैंक होता है कि जिसमें आपका फ्यूल स्टोर किया जाता है, और प्रोपेलेंट टैंक कौन सा होता है? जो आपका फ्यूल जो ले जाया जाता है ऊपर, उसको जो आपके रॉकेट को ऊपर पुश करता है, उसके लिए जो आपका फ्यूल जिस टैंक में स्टोर किया जाता है वो। तो अभी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक क्या होता है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है पहले आपको ये पता हो कि क्रायोजेनिक क्या होता है। तो क्रायोजेनिक क्या होती है? ये एक स्टडी होती है जिसमें आपके जो मटेरियल होता है कोई भी, वो जब बहुत लो टेम्परेचर पे, आपको पता है स्पेस में जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर बहुत लो भी हो जाता है,
तो ऐसे लो टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है वो उसकी स्टडी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। अब क्या होता है कि बहुत लो टेम्परेचर पर बहुत लो जब टेम्परेचर हो जाता है करीब करीब -150 डिग्री सेंटीग्रेड भी, तब वहाँ पर जो हैवियर ऑब्जेक्ट जो आपने रॉकेट भेजा है इतना हैवी, उसको ऊपर भेजने के लिए आपको कुछ चाहिए होता है फ्यूल। तो आपको कोई ऐसा फ्यूल चाहिए होगा जो एक बहुत स्पेस ना ले उसको रखने में भी, और बहुत हैवी चीज़ को भी वो ऊपर पुश कर सके। तो क्रायोजेनिक जो इंजन होता है वो अब आपके जब कोई भी रॉकेट जाता है तो नीचे तो वो आपने नॉर्मल फ्यूल उसमें डाल दिया, वो ऊपर चला गया, फिर थोड़ा और ऊपर जाता है तो उसमें हाइड्रोजन यूज़ हो जाती है। उसके बाद लेकिन क्या होता है कि आपका जो भी फ्यूल होता है उसको जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ नहीं जल सकती है। आप कहीं पे भी आग लगाएं, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं जलेगी। जंगलों में आग बहुत आसानी से क्यों लग जाती है? क्योंकि वहाँ बहुत ऑक्सीजन होता है, बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है। थोड़ा सा भी एक चिंगारी कहीं हुई और बस आग फैल गई। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपकी जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर आपकी आग नहीं जल पाएगी, आग नहीं जलेगी तो आपका फ्यूल यूज़ नहीं हो पाएगा, जिससे कि एनर्जी मिल पाए रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए। अब जैसे जैसे आप स्पेस में ऊपर जाते जाते हैं, आसमान में आप ऊपर जाएंगे, आपका ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। और जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगे तब वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती। तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आपका जो इंजन का फ्यूल है वो कैसे चलेगा, वो कैसे बर्न करेगा? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा है कि आपकी जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है, लिक्विड हाइड्रोजन का जो फ्यूल होता है वो, और आपका लिक्विड ऑक्सीजन, इन दोनों को दो अलग अलग टैंक्स में डाल के ऊपर भेज दिया जाता है रॉकेट के साथ, जो कि कब लिक्विफाई, जो कि एक लिक्विड ही फॉर्म में रहता है आपके अब आपका देखिए, जब आपका टेम्परेचर कम होता है, आपने पानी रखा फ्रीज़र में, पानी रखा, टेम्परेचर कम होता है आपका फ्रीज़र का तो पानी जम जाता है। ऐसे ही कुछ ना कुछ टेम्परेचर ऐसा पहुंच ही जाता है जहाँ पर कोई ना कोई जाके चीज़ फ्रीज हो ही जाती है, एक सॉलिड फॉर्म बनी जाती है। इसीलिए अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि हिमालय में जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उनके व्हीकल्स के लिए अभी ऑयल इंडिया ने एक नया टाइप का फ्यूल डेवलप किया था, जिसको वो एक ठंडे मौसम में भी उसको चला सकें, ख़राब वेदर में भी वो फ्यूल यूज़ कर सकें और वो फ्यूल जमे नहीं। तो अब जब आप स्पेस में चले जाते हैं तब आपका टेम्परेचर वहाँ पर -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो अब ऐसा कोई हमें फ्यूल चाहिए था जो इतने कम टेम्परेचर पे पहुँचने के बाद भी जमे नहीं, सॉलिड फॉर्म में ना आए, वो लिक्विड ही रहे। अब उसका भी एक रीज़न है कि हमें वो लिक्विड क्यों रखना पड़ता है, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। तो आपका ज़रूरी है कि आपका लिक्विड फॉर्म में रहे। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने हाइड्रोजन को यूज़ किया जो हमारा लिक्विड ही रहेगा इतने लो टेम्परेचर पे होने के बाद भी, और ऑक्सीजन भी आपका लिक्विड रहेगा इतने लो टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद भी। तो जब स्पेस में इतने लो टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो LOX, ये लिक्विड ऑक्सीजन, अपने टैंक में से निकलकर एक टैंक में जाता है, एक सपोज ऐसे आप देखिए, ये एक टैंक है जिसमें आपका लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर है, ये एक टैंक है इसमें लिक्विड हाइड्रोजन स्टोर है। इन दोनों टैंक के अंदर पंप्स लगे हुए होते हैं। पंप क्या होता है, जैसे मोटर में आपने पंप देखा होगा जो पानी ऊपर फेंकता है, तो सिमिलरली इनमें पंप लगा हुआ होता है। तो ये पंप ऑक्सीजन को बाहर फेंकेगा, यहाँ पर एक थर्ड टैंक है, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर फेंकेगा इस टैंक में, इस थर्ड टैंक में। फिर जब ये दोनों चीज़ें, जब इस हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पर ये इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा हाइड्रोजन को, लिक्विड हाइड्रोजन को। तो इस लिक्विड हाइड्रोजन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कमर्शियबल होता है, और जब वो इतना फ्लो कर आता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है और आग लग जाती है, और उस आग से आपका रॉकेट ऊपर चला जाता है। अब एक सवाल ये आता है कि हम लिक्विड ही क्यों यूज़ करते हैं, सॉलिड क्यों नहीं यूज़ करते? और एक दूसरा सवाल जो होता है कि हम इन्हें अलग अलग क्यों स्टोर करते हैं। देखिए, सॉलिड यूज़ ना करने के पीछे रीज़न ये है कि सॉलिड चीज़ जो होगी वो जगह ज़्यादा घेरेगी कंपैरेटिव टू लिक्विड। लिक्विड आपका कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब एक टैंक में ज़्यादा लिक्विड आ जाएगा इंस्टेड ऑफ सॉलिड। तो इसीलिए हमें लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है। और दूसरी बात, अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, वो इतना जमा हुआ हो जाएगा कि वो 250 डिग्री पे सॉलिड हो जाएगा, तो फिर आप उसको आप वो फिर यहाँ से आप फ्लो करवा कर उसको यहाँ कैसे लाओगे, सॉलिड को यहाँ से कैसे लाओगे यहाँ पर जाके?
वो लिक्विड है तभी तो उसको पंप करने से वो फ्लो हो जा रहा है। अगर वो सॉलिड है कितना बड़ा सा, सपोज टैंक में इतना बड़ा, सोचिए आपका 10-15 किलो की कोई चीज़ आपके पास है, 10-15 किलो का कोई आइस क्यूब है, आप उसको पंप ऊपर कैसे भेजोगे तीसरे टैंक में? तो इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये आपको समझ में आ गया कि हम सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं रखते, लिक्विड फॉर्म में क्यों चाहिए होता है हमको फ्यूल। अब दूसरा सवाल कि इनको अलग अलग टैंक में क्यों स्टोर करते हैं जब हमें बाद में जाके इन्हें मिक्स ही करना है? तो इसका रीज़न ये है, देखिए जब आपका स्पेस में होता है, जब स्पेस में नहीं पहुंचता है, आपका अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ही होता है रॉकेट, तब जो फ्यूल है रॉकेट का उसको जलाने के लिए, उसको कंबशन करने के लिए हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है जो कि यूज़ हो जाती है। अब अगर हम इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में रख देते हैं तो ये स्पेस में पहुंचने से पहले ही बर्न आउट कर जाएगा। ऑक्सीजन फ्यूल है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको जलाने के लिए ज़रूरत है ऑक्सीजन की। अब ये दोनों चीज़ें अगर आप साथ में रख दोगे तो सारा हाइड्रोजन पहले ही जल के ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जब हमारा रॉकेट उस एरिया से बाहर निकल जाता है, इस जहाँ तक ऑक्सीजन मौजूद है उससे बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद हम इस हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं थर्ड टैंक में ले जाके। आपको अभी पता होगा, रिसेंटली एक साइंटिस्ट है, मैं नाम भूल रही हूँ, साउथ की साइड के हैं, बहुत उनका फेमस केस रहा था। बहुत पहले वो वर्क कर रहे थे, एक कुछ रिसर्च कर रहे थे और उनको जेल में डाल दिया गया था कुछ एंटी नेशनल का टैग लगा के। फिर बहुत साल बाद प्रूफ हुआ कि नहीं, वो गिल्टी नहीं है, वो ठीक है, वो ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे। फिर वो जब बाहर आए तो फिर वो प्रोजेक्ट तब तक बहुत ज़्यादा डिले हो चुका था, तब तक दूसरे देशों ने वो डेवलप कर ली थी वो टेक्नोलॉजी। तो वो यही टेक्नोलॉजी थी क्रायोजेनिक वाली। सोचिए हमारे पास अब आ रही है टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक्स। उस वक्त अगर उन साइंटिस्ट के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा होता, तो इंदिरा गांधी का टाइम के वक्त की बात है शायद, 74 या 80s की बात है शायद वो। तो उस वक्त जब अगर उनके ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं लगा होता उन साइंटिस्ट के ऊपर, तो हमारे पास 80s में टेक्नोलॉजी आती और हम बाकी पूरी दुनिया से बहुत आगे होते। तो दिस इज़ द स्टोरी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्रायोजेनिक इंजन। आई होप कि इसका कोई डाउट इसमें आपको नहीं रहा होगा कि क्रायोजेनिक क्या चीज़ होती है जो एक बहुत लो टेम्परेचर पे भी लिक्विड रह पाए। तो वो हमारा क्रायोजेनिक्स कहलाता है। कौन सा हम फ्यूल यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन। बर्नर कंबशन, और कंबशन की तरह जो चीज़ यूज होती है वो क्या होता है? ऑक्सीजन। अलग अलग टैंक्स में क्यों रखते हैं? लिक्विड फॉर्म क्यों होता है? ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। ओके, नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian state did the anti-electrocution cell to protect the wild elephant? ओके, तो पहले तो सवाल ये आता है कि ये इलेक्ट्रोक्शन सेल्स होते क्या है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा, एक एलिफेंट थी, हथनी थी, तो प्रेग्नेंट थी, उसको कोई वो पटाखों से भरा हुआ नारियल या पाइनएप्पल कुछ खिला दिया एंड उस बेचारी की डेथ हो गई। उसका बहुत एक वो दर्दनाक एक था वो न्यूज़, और वो बहुत पेनफुल एक न्यूज़ थी। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ एलिफेंट्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। अब जैसे साउथ आप देखेंगे, कर्नाटका में जंगलों के बीच में से रेलवे ट्रैक निकाला गया है। तो अब आप सोचिए, अगर रेलवे ट्रैक जा रहा है जंगल के बीच में से, ट्रेन जाएगी, उस ट्रैक को अगर उस वक्त कोई जानवर क्रॉस कर रहा है, सपोज कोई हाथी क्रॉस कर रहा है, तो वो ट्रेन के नीचे आके मर जाएगा। और अभी क्या हुआ है कि ताकि ये हाथी बाहर ना आ जाए आपके जहाँ पे पब्लिक रह रही है, सपोज ये आपका ये जंगल है और इधर ये पब्लिक रह रही है, तो यहाँ पे कॉरिडोर्स टाइप बनाने के लिए क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दी जाती है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, जिससे कि हाथी आगे ना आए। अब क्या होता है कि जब वो आगे बढ़ के आ रहे हैं, उन्हें तो नहीं पता ना इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, इसके अंदर करंट है, क्या चीज़ है, वो इससे टच करते हैं तो करंट की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो अभी वेस्ट बंगाल ने इसके अगेंस्ट में एक लॉ पास किया है। ये जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जाती थी, फेंसिंग मतलब एक तरह से जो बाड़ा बनाया जाता है, आपने देखा होगा वो, जैसे आपने रोड्स पे देखा होगा, दो साइड के रोड के बीच में वो स्टील के कुछ लगा के डिवाइड किया जाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फेंसिंग नहीं होती है, वो नॉर्मल फेंसिंग होती है। अब अगर उसमें करंट भी फ्लो कर रहा है सपोज, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फेंसिंग। तो अभी इस इलेक्ट्रिक फेंसिंग को कहा जाता है इलेक्ट्रोक्शन सेल्स। तो अब क्या किया है, वेस्ट एक स्टेट है ये हमारा वेस्ट बंगाल, अपना ममता दीदी का स्टेट है ये। तो ममता दीदी के स्टेट ने अभी ये वेस्ट बंगाल में क्या रूल पास हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जाती है ये नहीं करी जाएगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स की डेथ होती है। करीब अपने यहाँ इंडिया में जो एलिफेंट्स मरते हैं उनमें से 60% एलिफेंट्स वो होते हैं जो अननेचुरल डेथ मरते हैं।
अननेचुरल डेथ मरने वाले 60% हैं। सोचिए आप, ये कितना एक भयानक फिगर है कि हमारे देश में सिर्फ एक्सीडेंट से, इलेक्ट्रिक शॉक से या पोर्चिंग से, हाथी दांत निकाल के वो ट्रेड करा जाता है उस सब पर्पज़ के लिए, हाथियों को जो मार दिया जाता है, तो उसकी जो है अमाउंट वो 60% है। सोचिए। तो यही बस इसके बारे में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा कि ऑफिशियल्स ऑफ द पावर एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्होंने ये चीज़ कही है कि ये एंटी इलेक्ट्रोक्शन सेल्स को लगाएंगे वाइल्ड एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो इस चीज़ से ना मरें। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो केरला में जो अभी हुआ वो न्यूज़ थी, और उसके अलावा अभी यूपीएससी में भी इस साल क्वेश्चन आया था एलिफेंट से रिलेटेड, यही इसी तरह से था वो क्वेश्चन भी। तो अब देखिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पीपल इन द फ्रांस आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू डैश लॉ। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है कि वो कौन सा लॉ है जिसके अगेंस्ट में फ्रांस में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी लॉ है, साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर लॉ या फिर डेवलपमेंट लॉ। तो इसका सही आंसर है सिक्योरिटी लॉ। एक न्यू सिक्योरिटी लॉ पास हुआ है फ्रांस में जिसका लोग अपोज कर रहे हैं। अब क्या है वो लॉ और वो क्यों अपोज कर रहे हैं, उसका रीज़न है क्या। तो देखिए ये जो लॉ पास हुआ है ना, न्यू सिक्योरिटी लॉ, मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये न्यू सिक्योरिटी लॉ एक पास हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें 3 आर्टिकल्स हैं, पूरा लॉ को नहीं अपोज कर रहे हैं, 3 आर्टिकल इसमें ऐसे हैं इस बिल में जो कि कंट्रोवर्सी के इशू बन गए हैं, और इसके लिए लोग इसका बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से आर्टिकल है, वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल आपका 24। ये 3 आर्टिकल आपके हैं जिनका लोग अपोज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब डोंट कंफ्यूज कि मैं आर्टिकल अपने संविधान के आर्टिकल्स की बात कर रही हूँ। ये फ्रांस में एक लॉ पास हुआ है, न्यू सिक्योरिटी लॉ। कोई भी लॉ पास होता है तो उसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 इस तरह से स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं उस लॉ के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस स्टेटमेंट में आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 24 है फ्रांस के न्यू सिक्योरिटी लॉ का। डोंट कंफ्यूज विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आधा न्यूज़ सुन के कंफ्यूज मत होइएगा, आधा। तो ये है न्यू सिक्योरिटी लॉ का 21, 22 एंड 24 आर्टिकल। अब इसमें क्या है आर्टिकल में, अब आप लोग जानते हैं कि कहीं पे कुछ भी मास इकट्ठा हुआ है या कोई भी कुछ लोग ग्राउंड में इकट्ठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे मीडिया वाले लोग आते हैं, फिल्मिंग करते हैं, पूरा आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रोटेस्ट में लोग हैं वो भी आपका सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं वो भी चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो अब क्या है, लॉ पास हुआ है कि जो पुलिस है वो ऐसी गैदरिंग की या किसी भी चीज़ की रिकॉर्डिंग कर सकती है अपने ग्लोबल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए। अच्छी बात है, करना चाहिए। अब भाई पुलिस है, रिकॉर्ड नहीं करेगी। अगर किसी ने कहीं कुछ, मान लीजिए एक कहीं पीस प्रोटेस्ट हो रहा है, सब लोग सिर्फ इकट्ठा हैं और कोई आ गए, एक वो जो होते हैं असामाजिक तत्व जो होते हैं, और आके किसी ने कुछ हंगामा कर दिया, कुछ पत्थर फेंक दिया, तो पुलिस के पास रिकॉर्डिंग होगी तो उनको पता चल जाएगा भाई किसने की थी यह हरकत। तो पुलिस रिकॉर्ड कर सकती है, दैट इज़ गुड थिंग, वो अच्छी चीज़ है। लोग क्यों प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि जो सिटीजन्स हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ है। एक तो पहले ये आर्टिकल 21 एंड 22 जो है, इसमें यही कहा गया है कि जो पुलिस है या फिर जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्स होती है, वो अपने बॉडी कैमरा या ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक तो लोग इसका अपोज इसलिए कर रहे हैं कि आप इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे, किसी के आप किस एक्शन को किस तरह पोर्ट्रे कर दें, आगे पीछे की चीज़ ना दिखाएं, बस बीच का एक एक्शन दिखा के आप उसको गलत तरह से मिसयूज़ करें, तो इसीलिए भी अपोज कर रहे हैं। दूसरा एक अपोज करने का रीज़न जो है मेन सबसे बड़ा, वो ये भी है कि इनमें से कोई भी जो है पुलिस वालों का या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, ये जो पुलिस वाले लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं या पैरामिलिट्री के जो लोग हैं, आप इनकी इमेज नहीं ले सकते, आप इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इनका कुछ भी आप इनका कुछ भी आप रिकॉर्डिंग या कुछ नहीं कर सकते। अब आप सोचिए ये कितनी ख़राब चीज़ है कि मीडिया को या जनरल लोगों को अलाउ नहीं किया गया है कि आप पुलिस को कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप पुलिस कुछ भी अपनी मनमानी कर सकती है।
हालांकि वो नहीं करती है, पुलिस हमेशा आपके सपोर्ट में ही खड़ी होती है, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मगर अब रिसेंट में कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई हैं जहाँ पर पुलिस वाले कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो रिकॉर्ड होनी ज़रूरी हैं और वो लोगों के सामने आनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा यूएसए में हुआ था, आई कांट ब्रीथ करके एक चला था प्रोटेस्ट, तो उसमें एक ब्लैक पर्सन था, उसको पुलिस वाले ने उसके गर्दन पे अपना घुटना रख के, अपनी नीज रख के उसको बिल्कुल चोक कर दिया तब तक जब तक वो मर नहीं गया, और वो कहता रह गया बेचारा आई कांट ब्रीथ। तो सोचिए अगर वो जो सीन था पूरा वीडियो वाला, अगर वो फिल्म नहीं किया गया होता तो कैसे पता चलता कि इतना ब्रुटैलिटी की गई है किसी एक शख्स के साथ। वो फिल्म किया गया, इसीलिए लोगों को पता चला, इसीलिए उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, इसीलिए फिर ब्लैक लोग को कुछ वहाँ पे बेटर जो भी मिला होगा उसका वो हुआ होगा। अब सोचिए अगर आप वो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, आपके ऊपर अगर कोई जुल्म कर रहा है, आपके साथ कोई अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ आपकी गलती नहीं है, फिर भी कोई आपको टारगेट कर रहा है, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक आपकी एक राइट छीनने जैसी चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस लॉ का। अब अगर आप इसको करते हैं, और साथ में क्या कहा गया है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आपको 1 साल की सज़ा होगी, या फिर 45,000 यूरोज का फाइन लगेगा। 45,000 यूरो, आप सोचिए कि आपका जो 1 यूरो है, 1 यूरो जो है वो आपकी इंडियन करेंसी में अगर हम देखेंगे तो करीब 80 रुपए के करीब होता है। अब तो शायद थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो गया होगा, वन अराउंड 80 रुपए के करीब रहता है। अब आप सोचिए आपका 45,000 यूरो का अगर लग रहा है आपके ऊपर, तो आपको कितना सारा आपको फाइन देना पड़ जाएगा इसका। तो मतलब बिल्कुल इस तरह से इसको बना दिया गया है कि बिल्कुल आप मीडिया कुछ नहीं कर सकते, आप बना ही नहीं सकते, लोग बना ही नहीं सकते। आपके साथ अगर ब्रुटैलिटी हो रही है लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए लोग इसके अगेंस्ट में हैं। अब ये तो हो गया पीपल्स का, लोगों का जो पक्ष है। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसको क्या कह रही है कि उन्होंने इसको क्यों करवा रहे हैं वो इसको पास, तो वो ये कह रहे हैं कि हम किसी की फ्रीडम को नहीं टारगेट कर रहे। इट वॉज नॉट इंटेंड टू टारगेट द प्रेस फ्रीडम, हम प्रेस की फ्रीडम को नहीं रोक रहे, प्रेस को जो करना है वो कर सकता है, मगर हम नहीं चाहते कि पुलिस वालों की आप कोई भी चीज़ या उनका फेस रिकॉर्ड करें, क्योंकि वो फिर हम एक तरह से हार्म करता है, और वो मेंटली और फिजिकली हार्म करता है पुलिस ऑफिसर्स को, और उनकी फैमिली को भी फिर टारगेट किया जाता है। तो ये जो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है पुलिस वालों की, एंड जो हरासमेंट होती है ऑफ ड्यूटी, उनको जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है उनको या उनकी फैमिली को, उससे बचाने के लिए हम इस लॉ को लाए हैं। देखिए ये भी बात गलत नहीं है, काफ़ी हद तक सही बात भी है। एक कोई झड़प चल रही है मान लीजिए पुलिसमैन में और किसी और कोई दूसरे लोगों में, तो लोग क्या करते हैं, पूरी एक रिकॉर्डिंग में से कोई 2, 4, 10, 15 सेकंड का कुछ एक ऐसा वीडियो उसमें से निकाल लेते हैं जहाँ पुलिसमैन ने कुछ बोला होता है या कुछ कहा होता है या कुछ ऐसा एक्शन लिया होता है जो सही नहीं हो बाई लॉ, लेकिन बाकी का वो पूरा जो उनकी जो झड़प चली होती है 15-20 मिनट की, वो कुछ नहीं दिखाते हैं। तो उस 15-20 सेकंड की वीडियो की वजह से वो पुलिस वाले या उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिफेम हो जाती है और बहुत मेंटल स्ट्रेस में आ जाती है। तो ये बात तो चीज़ अपने इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, इसको ये है बिल्कुल कंसर्न करने वाली चीज़। मगर अब आप इसकी वजह से ये वाला एक राइट नहीं छीन सकते लोगों का कि वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर सकें। अदरवाइज अगर कहीं कुछ ब्रुटैलिटी हो रही है, जैसे वो आई कांट ब्रीथ वाले प्रोटेस्ट में हुआ था, तो आप उसको कैसे आप उसको लोगों के सामने लाएंगे। तो ये एक है, अब देखिए क्या होता है इसमें। अभी ये एक लोअर से जो आपका लोअर जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, इस तरह जो वहाँ की लोकसभा है वहाँ से वो बिल पास हो गया है। अभी एक और अपर हाउस में जाना बाकी है, अब लेट्स सी वहाँ क्या होता है। सो नाउ टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आज सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और सबके पीछे एक बैक स्टोरी है जो समझाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच कंट्री सपोर्ट्स द इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट। अभी आपको पता है कि हमारे यहाँ इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, वो क्यों चल रहा है वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो इस फार्मर प्रोटेस्ट का अभी एक कंट्री ने सपोर्ट किया है, तो वो किसने सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट किया है कनाडा ने। अभी देखिए ये एक बहुत अजीब बात है कि कनाडा ने सपोर्ट किया है, क्योंकि इन जनरली आपका ये जो हो गया ब्राज़ील हो गया या फिर कनाडा हो गया, इन कंट्रीज में क्या है कि ये हमेशा इंडिया के अगेंस्ट WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, WTO क्या है, हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के ट्रेड के ऊपर नज़र रखता है कि भाई कहीं कुछ घपलाबाजी से इन द सेंस कोई कुछ लॉ तो नहीं ब्रेक कर रहा है, तो उस सब पे नज़र रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कई बार इंडिया के अगेंस्ट जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? अब इंडिया में क्या है भाई, देखो अपने यहाँ
फार्मर्स की कंडीशन अच्छी नहीं है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत मुश्किल से वो अपना जीवन यापन कर पाते हैं। फार्मर्स की जो कंडीशंस है, कुछ स्टेट्स में तो बहुत बुरा हाल है जहाँ बारिश नहीं हो रही है, फसल खराब हो जाती है, या गलत टाइम पे बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है तो फसल सारी खराब हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को कुछ ना कुछ तरह से सपोर्ट करती है। जैसे अभी आपको पता है कि हमारी योजना चल रही है जिसमें 6,000 रुपये किसान को साल के दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये के अमाउंट में। और उसके अलावा आपको किसान को MSP वाला एक आपको मिलता है, मंडी में है कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से किसानों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। अब क्या है, कनाडा है, ब्राज़ील है, इन कंट्रीज़ को इससे बहुत प्रॉब्लम है कि भाई आप ऐसा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि एक हम तो अपने देश के किसानों को कुछ नहीं दे रहे हैं, कनाडा वाला कह रहा है कि हम तो अपने देश के किसानों को ऐसा कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर जब वो जाते हैं मार्केट में तो एक हेल्दी कंपटीशन नहीं रहता है। अब सपोज कीजिए अब इंडिया का एक फार्मर है, उसको 6,000 रुपये मिल गए तो वो 6,000 रुपये में फर्टिलाइजर ज़्यादा अच्छा खरीद लेगा। कनाडा के फार्मर को नहीं मिले 6,000 रुपये, वो नहीं खरीद सकता फर्टिलाइजर, तो किसकी फसल ज़्यादा अच्छी हो गई? इंडिया वाले की। तो एक तरह से ये मार्केट डिसबैलेंस हो रहा है। तो इस चीज़ की शिकायत लेके कनाडा कई बार WTO में गया है। मगर अब ये बहुत सरप्राइजिंग है कि इंडिया का अभी ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसमें कनाडा सपोर्ट में आ गया है इंडियन फार्मर्स के। तो इसके पीछे एक बहुत डिप्लोमेटिक रीज़न है कि भाई कनाडा में आपको जानते हैं बहुत सारे पंजाबी लोग रहते हैं कनाडा में। कहते हैं कि दूसरा पंजाबी है कनाडा एक तरह से। और आप जानते हैं इस प्रोटेस्ट में बहुत से पंजाब के लोग हैं। और जो भी करंट गवर्नमेंट है कनाडा की, वहाँ उसमें एक अच्छा खासा वोट बैंक है उस इंडियन पंजाबी पीपल्स का। तो इसीलिए वो थोड़ा एक डिप्लोमेटिक ये शायद स्टेटमेंट दिया गया होगा। खैर हमारे लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि ये जो इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो देखिए अभी एक न्यू लॉ पास किया है सरकार ने, उसमें आपके क्या है 3 लॉ इंक्लूड हैं, 3 एक्ट्स हैं आपके। ये 3 एक्ट हैं, कौन कौन से हैं ये आपके तीनों लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इससे पहले आपका एक था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जो आप जानते हैं अभी बहुत फेमस रहा था कोरोना के टाइम पर कि आपकी जो इसेंशियल चीज़ें आप उनके रेट नहीं बढ़ा सकते। सैनिटाइजर एंड मास्क को इसेंशियल कमोडिटी के अंदर रखा गया था। अदरवाइज तो आप जानते हैं लोग कितना महंगा महंगा बेच रहे थे। वो सैनिटाइजर जो 100 रुपये का मिलता है उसको बेच रहे थे 500 रुपये में। तो इसीलिए ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया था 1955 में। अभी ये 2020 में इसको अमेंड किया गया है और अब इसमें कुछ नई चीज़ें लाई गई हैं। नई चीज़ इन द सेंस ये किया गया है कि कुछ चीज़ों का, जैसे प्याज है, पहले ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आती थी। इससे क्या होता था कि आप इसके रेट नहीं बढ़ा सकते एक लिमिट से ज़्यादा। सपोज आप 60-70 रुपये से किलो से ज़्यादा प्याज नहीं कर सकते। सपोज फॉर एग्जांपल प्याज के तो बहुत हाई रेट तक पहुँचे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज अगर वो इसेंशियल कमोडिटी होती, जैसे आपका दाल है, आटा है, गेहूँ है, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप सब्जी में प्याज नहीं डालेंगे तो भी आप सब्जी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको आटा चावल नहीं मिलेगा तो आप क्या खाएंगे? तो वो एक इसेंशियल कमोडिटी है। तो उसका एक फिक्स प्राइस है, आप उससे ज़्यादा प्राइस अपना नहीं बढ़ा सकते। तो वो आपका इसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता है। अभी क्या किया है सरकार ने, कुछ चीज़ें हटा दी हैं उसमें से या कुछ चीज़ों में छूट दे दी है। ये एक लॉ कर दिया है सरकार ने कि जब तक कोई भी चीज़ का प्राइस 100% नहीं बढ़ जाएगा। 100% से मतलब आप समझ रहे हैं कि अब आपका अगर कोई चीज़ 10 रुपये की बिक रही थी, सपोज कीजिए 20 रुपये की बिक रही थी, तो 100% उसका बढ़ा दिया जाए। उसको 100% जब तक बढ़ा दिया जाएगा तब तक सरकार उस चीज़ में कुछ नहीं बोलेगी। सपोज 1 रुपये की कोई चीज़ बिक रही थी, वो बढ़ के आपकी जब तक 100 रुपये की नहीं होगी तब तक सरकार कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन हाँ, अगर वो चीज़ फिर 101 रुपये की हो जाती है तब सरकार इंटरप्ट करेगी। 101 की नहीं, सॉरी 102 की अगर हो जाएगी तब सरकार उस चीज़ में फिर कुछ बोलेगी। तो ये किसानों के लिए तो अच्छी चीज़ है भाई, उनको छूट मिल गई पूरी। वो 1 रुपये की चीज़ को अब 100 रुपये तक की बेच सकते हैं, सरकार कुछ नहीं बोलेगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे लिए नुकसान की चीज़ है वो, मगर ठीक है। इसमें तो अब आप जानते हैं इसको तो लेके वो करा नहीं होगा कुछ भी प्रोटेस्ट जो है। ये तो किसानों के फेवर की चीज़ हो गई, तो इसको लेके प्रोटेस्ट तो किया नहीं है किसानों ने, तो इसको हटा देते हैं हम अभी। दूसरा भी देखिए, दूसरा क्या है आपका, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फॉर्म। एक सेकेंड, ये आपका दूसरा है फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स, हाँ, फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। अभी सेकंड वाला क्या ऑप्शन है आपका, देखिए इस सेकंड वाले में क्या है
कि कोई फार्मर है, सपोज उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और वो बहुत ज़्यादा आपको कुछ एक चीज़ की खेती करता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में टन्स में वो प्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए गेहूँ, आटा, चावल, तो वो क्या कर सकता है, कोई भी फॉर्म से, कोई एक कंपनी से, कोई एक फैक्ट्री से वो अपनी डील कर सकता है कि भाई ठीक है, मैं अपना सारा सामान तुम्हें ही बेचूंगा। सपोज कोई गेहूँ उगा रहा है और वो कोई एक गेहूँ की कंपनी है, सपोज आशीर्वाद कंपनी के साथ डील कर लेता है कि मैं अपना सारा गेहूँ आपको बेचूंगा और आप मुझे इतना इतना पैसा दे दीजिए। इसमें फैक्ट्री को भी फायदा हो जाता है कि उसको वो 10 जगह पर जाके घूमना नहीं पड़ेगा गेहूँ के लिए, इकट्ठा एक ही जगह से मिल जाएगा। एंड प्लस एक वो पहले से रेट फिक्स कर लेते हैं कि भाई हम आपको इतना पैसा देंगे, 100 रुपये देंगे या 200 रुपये देंगे, अमाउंट फॉर एग्जाम्पल, तो इतना अमाउंट देंगे, एक पहले से फिक्स अमाउंट रहता है, तो बाद में कोई रेट के बढ़ने घटने का चांस नहीं रहता है। किसानों का भी फायदा रहता है। किसानों को क्या फ़ायदा होता है इसमें कि सपोज ये किसान है, इसको इसकी फसल का इसको टेंशन नहीं है, इतनी सारी ये उगा लेगा तो वो बिकेगी नहीं बिकेगी, ख़राब हो जाएगी, क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल बिंदास तरीके से उगाता है और इसको पता है कि मुझे इसका ये रेट तो मिल ही जाना है। अब अगर बाई चांस मान लीजिए उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस हुई जो क्वालिटी की बात की गई थी पहले या जो डील में साइन किया गया है, इस तरह का कोई इशू होता है तो वो फिर एक लीगल मैटर हो जाता है, उसको एक अलग तरह से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है प्रोटेस्ट का, इसका प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हो रहा है इस फर्स्ट वाले लॉ का जो है प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। अब इसमें क्या हुआ है, अब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे मंडियाँ हैं जो किसानों के लिए बहुत बहुत मददगार साबित होती हैं। मंडी, सरकारी मंडी जो होती हैं जिनको ASP कहा जाता है, तो अब इनमें क्या होता है, सरकारी मंडियों में एक MSP रखा जाता है। APL जो मंडी होती है आपकी सरकारी मंडी, इसमें आपका एक MSP रखा जाता है जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि इसमें सरकार आपको एक चीज़ का कुछ मिनिमम प्राइस तो देगी ही देगी। आपका नहीं बिक रहा है, आप लाके सरकार को बेच दो, सरकार आपको उतना पैसा तो देगी देगी। मान लीजिए आपको 1 किलो चावल अगर 100 रुपये के सरकार दे रही है, सरकार ने आपको कहा है कि भैया 100 रुपये तो मैं इसका मिनिमम दूंगी ही दूंगी आपको 1 किलो चावल के। तो अब अगर आप मंडी के बाहर बेचते हैं नॉर्मल ट्रेडर्स को, वो आपको 50 रुपये दे रहा है, आपको 60 रुपये दे रहा है, तो आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है उनको बेचने की, जब आपको जानते हैं कि आपको 100 रुपये तो कम से कम मिल ही जाएगा। अब आप ढूंढिए ऐसा ग्राहक जो आपको 110 में खरीद ले आपका सामान, आपका 120 130 में खरीद ले, आपका 200 या उससे ज़्यादा, जितने भी ज़्यादा में खरीद ले, कम से कम 100 रुपये सरकार ने तय कर दिया। तो इससे क्या होता है, ट्रेडर्स के ऊपर भी एक दबाव बना रहता है कि भैया हमें 100 रुपये से तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा, वरना किसान अपना सामान बेचेगा नहीं, क्योंकि 100 रुपये तो उसे मंडियों में मिल जाएगा। तो 100 रुपये का ये जो प्राइस होता था, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता था किसानों को, ये एक बहुत उनके लिए एक बैकबोन की तरह था किसानों के लिए कि भाई ठीक है, मुझे कुछ नहीं बिका, मेरा वर्स्ट सिचुएशन में भी मुझे सरकार इतना पैसा तो दे ही देगी, बेच दूंगा मैं सरकार को। तो अब इसमें सरकार ने चेंज कुछ किया है कि अब जो है फार्मर्स वो मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं, मंडी के बाहर भी वो किसी भी प्राइस पे भी बेच सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो बड़े बड़े किसान हैं वो तो ठीक है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप कर लेंगे, जैसे इससे पहले वाले लॉ में था, उससे टाई अप कर लेंगे और उनको डायरेक्टली बेच देंगे। जो बीच में मिडल मैन का सीन होता था वो भी खत्म हो जाएगा, वो सब अच्छा है। लेकिन अब परेशानी आती है हमेशा जब किसानों की बात होती है, तो जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है ना, वो छोटा ही किसान सफ़र करता है। बड़े किसान उतना ज़्यादा सफ़र नहीं करते, उनके पास बहुत ज़मीन होती है, अगर थोड़ा बहुत ख़राब भी हो जाता है उनका, बाढ़ और सूखे या किसी भी वजह से, तो उनका एक बहुत बड़ा अमाउंट बच भी जाता है, उनके पास होता भी है पैसा कि वो लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है छोटा किसान। अब ये छोटा किसान है, मान लीजिए ये छोटे किसान जितने भी हैं, ये बहुत सारे छोटे किसान हैं। अब ये किसी बड़े ट्रेडर को तो जाके अपना सामान बेच नहीं सकते। सपोज ये 10 किलो उगा रहे हैं, 20 किलो उगा रहे हैं, तो उतना खरीदने के लिए तो कोई बहुत बड़ी कंपनी आएगी नहीं उनसे खरीदने के लिए। अब धीरे धीरे जब ये बड़े जो किसान हैं ये कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करने लगेंगे, अपना अपना सामान कहीं लोड करवा के, इनके पास ट्रक व्रक भी सब रहता है, कहीं और भेजने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये जो मंडी है जो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती थी, कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इनकी जब वैल्यू कम हो जाएगी और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर इन फ्यूचर मिलना बंद हो जाएगा, तो ये जो 100 फिक्स रुपए मिलते थे किसान को, ये मिलना बंद हो जाएंगे और फिर हो सकता है उन्हें अपना प्राइस 10 रुपये में भी उन्हें अपना सामान बेचना पड़े, 20 में भी बेचना पड़े, बहुत बहुत घाटे में भी उनको बेचना पड़ सकता है। तो अब छोटे किसानों की क्या मांग है कि ये सिस्टम को ना लाया जाए, क्योंकि इस सिस्टम से ऐसा हो सकता है कि ये वाली मंडी अफेक्ट कर जाए, MSP खत्म हो जाए, और जिसकी वजह से ये छोटे किसान हैं इनको अपना सामान कम रेट में बेचना पड़ जाए।
तो इसीलिए चाहते हैं कि ये लॉ बना रहे कि अपना सामान आपको मंडी में बेचना है, मंडी की वैल्यू उतनी ही रहे, एमएसपी मिलता रहे। तो ये सारा मुद्दा है मेन। तो अभी फिलहाल कनाडा के जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने सपोर्ट में बोला है किसानों की कि हाँ भाई इनकी बात सही है, इनकी बात माननी चाहिए, मगर इंडिया ने इस पर मना कर दिया है कि भाई देखो हमारा घर की बात है, हम अपना आप संभाल लेंगे, आप इंटरफेयर ना करें। ओके, सो नाउ मूव टू अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 8th क्वेश्चन पे आ गए। क्या है इस क्वेश्चन में? अभी हमारा 4th NSA मीटिंग हुआ है। NSA मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। जितने भी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स होते हैं उनकी अभी एक मीटिंग हुई है इंडिया की, और 2 कंट्रीज और हैं, मतलब ट्राइलेटरल मीटिंग है। कौन सी मीटिंग हो गई है? ट्राइलेटरल। ट्राइलेटरल मतलब इसमें 3 देश शामिल हो गए। बाइलेटरल जिसमें 2 देश शामिल होते हैं। यूनिलेटरल मीटिंग नहीं होती, अपना देश अपने आप से थोड़ी मीटिंग करेगा। तो ट्राइलेटरल मीटिंग है जिसमें 2 कंट्रीज और शामिल है इंडिया के साथ। तो आपको बताना है वो कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ इस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की 4th मीटिंग में शामिल हुए थे। तो ये दोनों कंट्रीज हैं आपकी श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स में आपकी ये श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ इंडिया ने अभी अपनी 4th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग करी है। सबसे पहले मीटिंग हुई थी 2011 में, दूसरी मीटिंग हुई थी 2013 में, और तीसरी मीटिंग हुई थी 2014 में, और उसके बाद अब तक कोई मीटिंग ही नहीं हो पाई। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो मालदीव्स में इससे पहले जो सरकार थी, अभी तो सरकार जो है वो इंडिया के फेवर में ही रहते हैं वो, तो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया के बहुत अगेंस्ट रहते थे और वो हमेशा चाइना को फेवर करते थे। तो इस सब की वजह से ये मीटिंग हो नहीं पाती थी। तो अभी ये जो है अभी अपना ये जो है 4th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक मीटिंग हुई है जो ट्राइलेटरल मीटिंग थी, जिसमें इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स ने पार्टिसिपेट किया। और ये क्यों हुई थी? ये हुई थी अपने इंडियन ओशन जो कंट्रीज़ हैं, मतलब जो हैं ये तीनों इंडियन ओशन को टच करती है। इंडियन ओशन के ऊपर आप अपनी पकड़ कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अकेला इंडिया नहीं पूरे इंडियन ओशन के ऊपर अपना आप को रख सकता है अगर चाइना घेरेगा। तो इसीलिए मीटिंग करिए चाइना को काउंटर करने के लिए। हाँ, चाइना को काउंटर करने के लिए मीटिंग करी गई है, जिसमें आपका ताकि इंडियन ओशन में हम अपनी पकड़ को कैसे बढ़ाएं। तो ये इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में मीटिंग हुई है। मॉरिशस एंड सियासिल्स जो हैं आपके, ये 3rd जो मीटिंग हुई थी आपकी 2014 वाली, इसमें एज अ गेस्ट थे। उसके बाद कोशिश करी गई कि इनको भी बुलाया जाए, इनको भी ज्वाइन करा जाए, मगर वो अभी हो नहीं पाया है। तो फिलहाल बस इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में हुई थी। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया की तरफ से किसने अटेंड करी थी। तो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जाहिर बात है उन्होंने अटेंड करी हुई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग भी। तो कौन है? अजीत डोभाल साहब हैं। तो उन्होंने अपनी इंडिया की तरफ से उन्होंने मीटिंग ये अटेंड करी थी। बाकी ये इसी बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में की रिपोर्ट लॉन्च हुई है, और इस रिपोर्ट को लॉन्च होने के बाद इसमें इंडिया की क्या रैंक है आपको ये बताना है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंक है 8th। हाँ, ये बहुत शॉकिंग रैंक है भैया। कल परसों मैं एक रैंक बता रही थी करप्शन वाली, तो उसमें इंडिया ने टॉप किया था, और ये टेररिज्म वाले में इंडिया की 8th रैंक है। सोचिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज़ हैं और हमारी 8th रैंक आ रही है। तो अभी है इंडिया में सिचुएशंस उतनी अच्छी नहीं है। तो फिलहाल तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसमें जो साउथ एशिया है, इसी ने ही पूरे साउथ एशिया ने टॉप किया है। अगेन टेररिज्म में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है साउथ एशिया में। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी कि रिपोर्ट 2020 में आई है, लेकिन ये रिपोर्ट आई किस बेसिस पर है? जो आपका 2019 का जो डेटा कलेक्ट किया गया उसके बेसिस पे रिपोर्ट आई है, पहली चीज़। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट कि 2019 का डेटा रिकॉर्ड के ऊपर आई है। सेकेंड पॉइंट आपका जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि ये आपकी किसने लॉन्च करी है, किसके द्वारा ये बनाई गई है। तो ये बनाई गई है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ये एक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया है। और इसके हिसाब से जो आपका साउथ एशिया है वो सबसे ज़्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड जो रीजन है वो साउथ एशिया का है, जिसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो कंट्री है वो है अफगानिस्तान। 9.5 इसका स्कोर रहा है आउट ऑफ 10, 10 में से नंबर दिए गए थे, 9.5 रहा है आपका अफगानिस्तान का। उसके बाद आपका ये कुछ इराक का रहा है। टोटल इसमें 163 कंट्रीज़ रही थी। टोटल ये जो आपका ये है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये 163 कंट्रीज़ को लेके इसने एनालिसिस किया था इस इंडेक्स को लॉन्च करने से पहले। और इंडिया जो है, इंडिया का आपका स्कोर रहा है 7.353, ये इंडिया का स्कोर रहा है, और इंडिया की रैंक रही है 3rd इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म में।
ओके, तो ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि 2019 के डेटा पे है, किसने लॉन्च किया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। इंडिया की रैंक क्या है, 8th रैंक है, और इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन कौन सा है, अफगानिस्तान का है। हालांकि अच्छी बात है कि ये पहले से आपका जो है इफेक्ट डेथ रेट कम है, पहले से कम ज़्यादा टेररिज्म अटैक हुए हैं, वो सब चीज़ें हैं, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहा है ये एरिया। ये देखिए, ये कुछ इंडेक्सेस हैं, मैंने इसमें लगा दिए हैं, आप इसको पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए, आपका सबसे ज़्यादा ये अफगानिस्तान का रहा है 9.5 पे, और उसके बाद ये आपका इंडिया पे रहा है, ये फिगर साफ नहीं आया है सॉरी, ये 9.7 करके ये आपका इंडिया का स्कोर रहा है। ये आपका साउथ एशिया जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आपका साउथ एशिया रहा है, फिर उसके बाद ये साउथ अमेरिका रहा है, ये ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना आता है उस कॉन्टिनेंट में। उसके बाद मिडल ईस्ट तो आपको पता ही है बहुत ही अनस्टेबल रहता है हमेशा, इराक ईरान वाला रीजन। उस तरह से ये आपके बाकी के सब और हैं। अब ये आपकी ये देखिए, ये आपकी जो डेथ रेट है वगैरह ये सब कम हुआ है, मगर स्टिल अभी बहुत ज़्यादा ही अफेक्टेड है, और इंडिया की रैंक 8 आना वाकई बहुत शॉकिंग चीज़ है। तो ये आपकी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की है, ये लगा दिया यहाँ पर, ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की 2020 की रिपोर्ट है, और ये आपका लॉन्च किसने किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। ओके, नाउ मूव टू अपना लास्ट क्वेश्चन कि विच इंडियन सिटी गेट द ISO सर्टिफिकेशन। ISO 9001 है 2015 करके एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये कुछ स्टैंडर्डाइज चीज़ों के लिए दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड को सेट कर दिया जाता है कि भैया ये स्टैंडर्ड जब आप मीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कोई ये वाला, तो कुछ स्टैंडर्ड के लिए। तो अभी इंडिया के किस सिटी को ये मिला है, और ये फर्स्ट टाइम ही मिला है इंडिया की सिटी को, तो ये आपको मिला है भुवनेश्वर को। अब आपका सवाल होना चाहिए, ठीक है भाई मिला तो है, लेकिन भुवनेश्वर ने ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड सेट कर दिया या ऐसा कौन से स्टैंडर्ड को मीट कर लिया कि उसको सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये है आपका फिजिकल डेफिसिट के ऊपर। जो आपका फिजिकल डेफिसिट जो होता है, आपका जो गंदगी है, मलबूत जो होता है, उसको जो क्लीनिंग है उसको बहुत अच्छे से जो मैनेज किया गया है फिजिकल स्लज को, उसके लिए भुवनेश्वर को ये आपका ये वाला सर्टिफिकेट दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तो यही तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ये यूज़फुल लगता है, आपको समझ आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अब मिलेंगे अपने अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको अगला करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। और तब तक मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए।